Hello everyone, my name is Reena Soni from Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to teach our chapter 8 of Hindi language. Okay students, so please pay attention and look at this screen. बेटा आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है चैप्टर 8 लच्छू की संतान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और कहानी को पहचानिए। तो बेटा इसको चित्र को आपको ध्यान से देखना है कि ये कौन सी कहानी है और इस कहानी को दी गई पंक्तियों में आपको संक्षेप में लिखना है, ठीक है। ये जो आपको पंक्तियाँ दी गई हैं इसमें इस कहानी को आपको लिखना है, ठीक है बेटा। तो आप लोग इसको पहचानिए और आप इस कहानी को आपको होमवर्क में करना है, ठीक है बेटा। समझ आ रहा है बेटा आपको कि ये कौन सी वाली कहानी है, कछुआ और बगला वाली, है ना। चलिए तो बेटा यहाँ पर ये मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। प्रस्तुत पाठ में एक व्यक्ति लच्छू की आलसी, कमज़ोर, कामचोर और बुद्धिहीन संतानों का वर्णन किया है व उनके मूर्खतापूर्ण किस्से के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में लच्छू नाम का एक व्यक्ति रहता था। क्या है बेटा यहाँ पर? प्राचीन काल की बात है, एक गांव में लच्छू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कर्मठ किंतु तीव्र स्वभाव का था। उसकी शादी हुई किंतु स्त्री से तालमेल न बैठने के कारण उसे त्याग दिया और दूसरी शादी की। कुछ दिन बाद उससे भी बात नहीं बनी और तालमेल न बैठने से उसके परिवार में अशांति रहने लगी। दूसरी पत्नी उसका घर छोड़कर चली गई। थोड़े दिनों बाद लच्छू ने स्वयं ही अपना घर छोड़ दिया और किसी दूसरे गांव में जाकर बस गया। वहां व्यवस्थित होकर उसने अपनी तीसरी शादी की, ठीक है। तीसरी पत्नी कुछ ठीक स्वभाव की थी। उसके 6 पुत्र हुए जो बचपन से ही बड़े झगड़ालू, आलसी, कामचोर और बुद्धिहीन थे। लेकिन उसके पुत्रों में एक विशेषता यह भी थी कि वे जहाँ भी जाते सब भाई एक साथ जाते, मिलकर काम करते और एक ही काम में जुट जाते थे। जो भी राय एक भाई देता सभी उस बात को मान लेते थे, परंतु वे काम धंधा कुछ ना करते थे। छोटी सी बात पर आपस में लड़ने झगड़ने लगते थे। एक दिन लच्छू ने उन्हें खूब समझाया और कुछ काम धंधा करके धन अर्जित करने को कहा। सभी भाइयों ने यह बात मान ली और सभी एक साथ अपने गांव में से चल दिए। चलते चलते वे दूर किसी गांव में जा पहुंचे। उनको काफ़ी थकान हो गई थी। रास्ते में कहीं भोजन पानी ना मिलने से वे भूख प्यास से व्याकुल थे। उनके पास पैसे भी नहीं थे। अचानक बड़े भाई के मन में विचार आया कि यदि रात के समय किसी अच्छे घर में चोरी की जाए तो पैसों की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। सभी भाइयों ने उसकी बात मान ली और रात होते ही चोरी करने के लिए एक घर में घुस गए। जब वे घर में घुसकर ताला तोड़ने लगे तो घर के मालिक ने आहट सुन ली। उसने देखा कि घर में चोर घुस आए हैं। उसने शोर मचाकर गांव वालों को आवाज़ लगाई। चोर बहुत सुस्त थे, इसलिए गांव वालों ने उन सभी भाइयों को आसानी से पकड़ लिया और खूब पीटा। घर पहुंचने पर उनका पिता अपने लड़कों की ऐसी दशा देखकर दुखी हुआ। सबको चोट लगने का कारण पूछने पर बड़े लड़के ने उत्तर दिया, भूख प्यास मिटाने के लिए हमने सोचा कि यदि गांव के किसी घर में चोरी की जाए तो काफ़ी धन प्राप्त हो सकता है। यह बात सुनकर लच्छू को बहुत गुस्सा आ गया। वह अपने लड़कों की मूर्खता से बहुत दुखी था क्योंकि वे आए दिन इसी प्रकार के मूर्खतापूर्ण कार्य किया करते थे। उसने अपने सभी लड़कों को बुलाया और समझाया कि वे सीधे शहर जाएं, वहां काम करें, खूब धन कमाएं और आराम से रहें। सभी भाई रोजी रोटी के लिए शहर की ओर चल दिए। शहर की भागदौड़ को देखकर वे हैरान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या काम करें और धन कहाँ से कमाएं। 2-4 दिन तक भटकने के बाद उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कोयले की दुकान में कोयला बेच रहा है और लोग कोयला खरीद रहे हैं। तब सभी भाई काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि शहर में कोयला जैसी साधारण चीज़ भी बिक रही है, लकड़ी का कोयला बनाकर बेचना तो मामूली बात है। यह सोचकर वे कोयले की तजवीज़ में घर की ओर चल पड़े और रात के समय घर पहुँचे। एक भाई ने बड़ी उत्सुकता से कहा, यदि अपने लकड़ी के घर को आग लगा दी जाए तो काफ़ी कोयला प्राप्त किया जा सकता है और उसे बेचकर बहुत धन कमाया जा सकता है, जिससे हम कोई अच्छी दुकान खोल सकते हैं। सब भाइयों के मन में यह बात आ गई, इसीलिए घर पहुंचते ही उन्होंने अपने घर को आग लगा दी और पूरा घर जलकर राख हो गया। कोयला तो बना नहीं, लेकिन घर के पूरे बर्तन भी पिघल गए। घर के साथ साथ उनके माँ बाप भी जल गए।
रात भर घर जलता रहा और वे तमाशा देखते रहे। अगले दिन सवेरा होते ही जब गांव वालों को पता चला तो सब एकत्रित हुए। आग लगने का कारण जानने पर सभी भाइयों को लताड़ा। जब उनकी समझ में आया कि वे अपना ही सर्वनाश कर चुके हैं तो वे पश्चाताप करने लगे। अब उनका कुछ भी नहीं बचा था। उनमें ना तो बुद्धि थी और ना ही कर्मठ था। पर्वतीय अंचल में आज भी मूर्ख, निकम्मे और आलसी व्यक्ति की तुलना लच्छू की संतानों से की जाती है। ठीक है, समझ आया बेटा आपको? इसमें है कि ये जो पाठ था इससे आपको क्या है कि हमें हर जगह अपनी मूर्खता नहीं दिखानी चाहिए। आपने देखा था जो लच्छू की संतानें थी वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा मूर्ख थी। उनने मूर्खता के कारण क्या कर लिया था? अपने ही घर में आग लगा दी थी। तो हमें बेटा हर काम सोच समझकर करना चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए कुछ शब्दकोश है, मैं आपको बता रही हूँ। प्राचीन काल, प्राचीन काल मीन्स क्या होता है? पुराना समय। ठीक है, ओके। एंड तालमेल मीन्स होता है समझना या सहमति। विशेषता मीन्स होती है खासियत। राय मीन्स होती है सलाह। और दशा का मीन्स होता है हालत। एंड आश्चर्यचकित, हैरान। तजवीज़ मीन्स होता है प्रबंध या इंतजाम करना। ठीक है बेटा, ये जो आपके सही विकल्प हैं कि प्रस्तुत पाठ किस काल का है? प्राचीन काल का है, तो इसमें आपको प्राचीन पर टिक करना है। एक गांव में लच्छू नाम का एक खालिस्तान कौन रहता था? व्यक्ति रहता था। तो यहाँ पर व्यक्ति पर आप टिक कर दीजिए। लच्छू कहाँ जाकर बस गया? दूसरे गांव में, तो दूसरे गांव में कर दीजिए। लच्छू का कौन सी पत्नी से तालमेल नहीं बैठा? दोनों पत्नियों से, है ना? तो यहाँ पर आप दोनों पर टिक करिए। लच्छू कर्मठ किंतु मंद स्वभाव का था, ये तो गलत है क्योंकि वो तो तीव्र स्वभाव का था। एक गांव में बच्चू नाम का व्यक्ति रहता था, ये भी गलत है। लच्छू ने 4 शादियाँ की, ये भी गलत है, उसने तो 3 शादियाँ की थी। लच्छू के 6 पुत्र थे, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, लच्छू की तीसरी पत्नी उससे झगड़ती थी, ये गलत है, जबकि उसकी तीसरी पत्नी कैसी थी? उससे नहीं झगड़ती थी। ठीक है बेटा, इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैंने इसकी PDF बना दी है, उसमें आपको मैंने उसमें राइट किया हुआ है, तो आप अपनी नोटबुक में इसको क्वेश्चन आंसर को राइट कर लीजिए। ठीक है, आप खालिस्तान देखिए, दूसरी पत्नी उसका छोड़कर चली गई। क्या छोड़कर चली गई? घर। तो इस पर आप घर पर टिक कर लीजिए। ठीक है, एक दिन खालिस्तान ने उन्हें खूब समझाया। किसने समझाया? लच्छू ने। तो इस पर लच्छू पर आप टिक कर दीजिए। तीसरा देखिए, भोजन पानी ना मिलने से वे भूख प्यास से थे। क्या थे बेटा वो? व्याकुल। तो व्याकुल पर आप टिक कर दीजिए। गांव वालों ने उन सभी खालिस्तान को आसानी से पकड़ लिया और खूब पीटा। तो यहाँ पे क्या पकड़ लिया? भाइयों को। तो भाइयों पर टिक कर दीजिए। घर पहुँचते ही उन्होंने अपने खालिस्तान को आग लगा दी। किसको आग लगा दी? घर को। ठीक है, अब यहाँ बेटा आपका क्रम है, तो आपको सबसे पहले किस पर? ये जो नंबर 1 है, एक गांव में लच्छू नाम का एक व्यक्ति रहता था, तो इस पर आप नंबर 1 दे दीजिए। और फिर दूसरा क्या है कि एक दिन लच्छू ने उन्हें खूब समझाया, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है जब वे घर में घुसकर ताला तोड़ने लगे तो घर के मालिक ने आहट सुन ली, तो ये तीसरा हो गया आपका। और 4 नंबर क्या होगा? सभी भाई रोजी रोटी के लिए शहर की ओर चल दिए। और 5 नंबर में क्या होगा? शहर की भागदौड़ देखकर वो हैरान थे। 6 नंबर में क्या है बेटा? पूरा घर जलकर राख हो गया। और 7 में है आग लग जाने का कारण जानने पर सभी ने भाइयों को लताड़ा। ठीक है, ये इस तरह से उनका क्रम है। और ये व्याकरण वाला पार्ट है बेटा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि विशेषण के कितने विध होते हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुणों व दोषों का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे रजनी सुंदर है, वह बहुत घमंडी है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें रजनी क्या है? एक संज्ञा है, और इसमें सुंदर शब्द क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं गुणवाचक। ठीक है, इसमें देखिए वह बहुत घमंडी है, तो वह एक सर्वनाम है और वह कैसा है? घमंडी। तो ये भी एक उसका आपने गुण या दोष, मतलब ये दोष बता दिया, तो ये भी आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। जैसे पार्क में 10 बच्चे हैं, तो बच्चे क्या हैं आपके? बच्चे तो संज्ञा हैं, तो कितने बच्चे हैं? 10 हैं, तो 10 क्या हो गई? उनकी विशेषता हो गई। ये 10 क्या हो गए? उनकी संख्या हो गई, तो इनको हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, मेरे पास कई पेन है, तो कई शब्द भी क्या होगा आपका? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। किसकी इन्होंने बताई है यहाँ पर विशेषता? पेन की। तो ये कितने पेन हैं? कई पेन है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की
माप-तौल बताते उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं, जैसे 50 किलोमीटर, थोड़ा दूध, 2 किलो, चावल, खूब खाना आदि। ये सारे होते हैं परिमाणवाचक। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा घर बहुत सुंदर है, तो इसमें मेरा शब्द क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। उस घर में तोता है, तो उस शब्द क्या होगा? सार्वनामिक। ठीक है बेटा, तो ये देखिए दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। तो बेटा जो गुणवाचक है, जैसे बेईमान, कठोर, खट्टा, नीला, तो ये गुण हो जाएंगे, तो इसको हम गुणवाचक विशेषण के प्लेस पर लिख देंगे। और जो संख्यावाचक है, 1 दर्जन, पहला, 2 मीटर, 1 लीटर, 3 दर्जन, 2 चुटकी, 4 किलो, इसको भी हम संख्यावाचक विशेषण में राइट करेंगे। परिमाणवाचक में कुछ, थोड़ा सा, सभी, ये आपका परिमाणवाचक में आएगा। ठीक है। सार्वनामिक विशेषण में वह, हमारा, यह, उस, कोई, ये शब्द हमारे सर्वनामिक विशेषण में आएंगे। ठीक है। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए व उनके भेद लिखिए। तो मुझे सब्जियां खरीदनी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वह कौन है, तो ये कौन हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। तुमने जैसा किया वैसा ही भुगता, तो ये होगा आपका संबंधवाचक। ठीक है। जैसा हो वैसा क्या होगा? संबंधवाचक। ठीक है बेटा। ओके। यहाँ पर देखिए बेटा, आपको इनको इसमें आपको क्या करना है? इनको रेखांकित भी करना है। मैंने इसमें नहीं किया है, बट आप लोग करेंगे। देखिए इसमें उत्तम पुरुष कहने क्या है? इसमें मुझे, तो इसमें आप मुझे में रेखांकित कर दीजिए। वहाँ कौन है, तो यहाँ पे कौन शब्द क्या हो गया? यहाँ पर आपका दिए गए शब्दों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों को ये हो गया। जैसे तुमने जैसा किया, तो जैसा हो वैसा क्या होगा? संबंधवाचक। निजवाचक में क्या होगा? जाओ अपना काम स्वयं करो, तो ये जो आपका अपना और स्वयं है, ये आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक। ठीक है बेटा। पानी में कुछ गिर गया, तो अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर आप इनमें अंडरलाइन कर दीजिएगा। ओके बेटा, समझ आ रहा बेटा? ओके, इस तरह से आप इनको अंडरलाइन कर दीजिएगा अपनी बुक में। ओके। एंड नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर दिए गए वर्णों में से 2-2 शब्द बनाइए। तो क्या क्या है आपका? आज्ञा और ज्ञान। अम क्या है? अंगूर और अंक। त्र क्या है? त्रिशूल और त्रिलोक। ठीक है। इसीलिए ड़ से क्या बनेगा? चढ़ाई, पढ़ाई। छ से क्षमा, क्षेत्र। ड़ से सड़क और लड़का। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो धनी, किसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। मूर्ख का क्या हो जाएगा? मूर्ख व्यक्ति को समझाना कठिन काम है। तो ये आपके यहाँ पर मैंने शब्द बना दिए। तो कुछ शब्द बेटा आपको होमवर्क में करना है। ठीक है। खेल खेल में ये आपको होमवर्क में करना है। जैसे मैंने 2 आपको यहाँ पर राइट कर दिए। ये देखिए यहाँ पर बन रहा है ना, प्राचीन और जल। तो इस तरह से मैंने किया। और बेटा आपको 10 बनाना है, तो इस तरह से आप इसको होमवर्क में करिएगा। ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर बेटा, बाय। और ये जो आपको चित्र दिख रहा है, इसकी आपको इसमें कहानी लिखना है। ठीक है। कुछ पंक्तियाँ जो आपको दी गई हैं, इसमें कहानी लिखना है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर बेटा, बाय बेटा।